हेलो एवरीवन, रॉयल गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बीएड 2020 एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि 9 अगस्त को हुआ है उसके आंसर की को डिस्कस करेंगे। हिंदी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 50 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और उसके सही सही एकदम एक्यूरेट आंसर को हम लोग बताएंगे यहाँ पे। और आप लोग यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर जो है देख सकते हैं और साथ ही साथ अपने आंसर को मिला सकते हैं कि कितने आंसर आपके सही हैं। आइए पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है? इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है? पहला ऑप्शन है तद्भव, दूसरा ऑप्शन है तत्सम, तीसरा है देशज और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है तत्सम। ठीक, दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संप्रदान कारक का परसर्ग है। पहला ऑप्शन है का, दूसरा ऑप्शन है को, तीसरा ऑप्शन है से और चौथा ऑप्शन है के लिए। तो सबको पता है संप्रदान का जो परसर्ग होता है वो के लिए होता है, तो इसका सही आंसर होगा डी। ठीक, आइए तीसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मैं चित्र बना रहा हूँ, वाक्य में कौन सा काल है? भविष्यकाल पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन भूतकाल, तीसरा ऑप्शन अनिश्चित काल, चौथा ऑप्शन वर्तमान काल। तो इसका सही आंसर होगा वर्तमान काल, क्योंकि काम जो है अभी भी हो रहा है, काम जारी है, इसलिए वर्तमान काल होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कमीज हो गया, आलू हो गया, ये सब पूछे जाते हैं कि ये किस भाषा का शब्द है। तो एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा पूछा गया कि आलू किस भाषा का शब्द है। तो आलू पहला ऑप्शन है पुर्तगाली, दूसरा ऑप्शन है चीनी, तीसरा ऑप्शन है अरबी, चौथा ऑप्शन है अंग्रेजी। तो आलू जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है, पहला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद आइए पांचवें क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। स वर्ड का उच्चारण स्थान है। पहला ऑप्शन है दांत, दूसरा ऑप्शन है मूर्धा, तीसरा ऑप्शन है तालु, चौथा ऑप्शन है कंठ। तो खटखड़ा वाला जो सा होता है उसका उच्चारण स्थान हमेशा मूर्धा होता है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फूल होना लोकोक्ति का सही अर्थ है? तो आप लोगों ने देहात में सुना होगा गूलर का फूल हो गए हो, इसका मतलब ये है कि बहुत ही दुर्लभ चीज़ या दुर्लभ वस्तु हो गई। ठीक है, इसका मतलब यह है, पहला ऑप्शन देखते हैं अति प्रसन्न होना, दूसरा ऑप्शन है फूल की तरह खिलना, तीसरा ऑप्शन है दुर्लभ वस्तु और चौथा ऑप्शन है सुगंधित वस्तु। तो इसका सही आंसर है दुर्लभ वस्तु। ठीक, आइए सातवें क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? तो सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ई, दूसरा है इक, तीसरा है ई और चौथा है आ। तो सुत का होता है सुता, यानी इसमें प्रत्यय आ लगेगा। ठीक है, सही ऑप्शन डी होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया कि पैरों से लेके सर तक शब्द का एक शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा अपाद मस्तक। क्या होगा? अपाद मस्तक, क्योंकि पहला ऑप्शन है अद्दोपान, यानी सर से पांव तक। ठीक है, अपाद मस्तक मतलब होता है कि पांव से सर तक, नतमस्तक मतलब किसी के पांव पे गिर जाना। इनमें से कोई नहीं है, इसका सही आंसर होगा अपाद मस्तक। ठीक, आइए नौवें क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। काव्य में भाव और कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारण कहलाते हैं। काव्य में भाव और कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारण कहलाते हैं। तो पहला ऑप्शन है रस, दूसरा ऑप्शन है छंद, तीसरा ऑप्शन है चौपाई, चौथा ऑप्शन है अलंकार। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? अलंकार। ठीक, आइए 10वां क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग्य निबंधकार कौन है?
फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग्य निबंधकार है। पहला ऑप्शन हरिशंकर परसाई, दूसरा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल, चौथा ऑप्शन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर होगा हरिशंकर परसाई। ठीक है, हिंदी का जो सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग्य निबंधकार है उन्हें हरिशंकर परसाई जी को कहा जाता है, क्योंकि हास्य व्यंग्य को एक विधा बनाने वाले यही थे। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। षडानंद शब्द का संधि विच्छेद होगा। पहला ऑप्शन है षड प्लस आनंद, दूसरा ऑप्शन होगा षड प्लस आनंद, तीसरा ऑप्शन होगा षड प्लस नन, चौथा ऑप्शन होगा षड प्लस आनंद। यहाँ प्लस छूट गया है तो इसमें चौथा ऑप्शन जो होगा षट प्लस आनंद यानी षडानंद होगा। ठीक है, बीच बीच में यहाँ प्लस छूट गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चक्रधर शब्द है, तो आप लोगों को मैं बता दूं जो शब्द मूल रूप में होते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, और जो शब्द दो शब्दों से मिलके बने होते हैं उसे यौगिक कहते हैं, और दो शब्दों से मिलके बने हो लेकिन वो किसी तीसरे अर्थ को देते हो तो उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो चक्रधर माने चक्र को धारण करने वाले अर्थात विष्णु जी, यानी यहाँ तीसरे शब्द की व्याख्या हो रही है। अतः यहाँ जो सही ऑप्शन होगा सी पार्ट होगा योग रूढ़। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इनमें से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? इनमें से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो कुछ, कौन, यह या क्या। तो इसमें से कुछ जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? तो पहला ऑप्शन है संज्ञा और सर्वनाम के साथ, दूसरा ऑप्शन है विशेषण के साथ, तीसरा ऑप्शन है क्रिया के साथ, चौथा ऑप्शन है काल के साथ। तो संबंध बोधक अव्यय हमेशा संज्ञा और सर्वनाम के साथ प्रयोग होते हैं, क्योंकि जितने भी संबंध बोधक अव्यय हैं वो या तो संज्ञा से जुड़े होते हैं या तो सर्वनाम से जुड़े होते हैं। अतः इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अस्थायी भाव को जागृत करने वाले और उद्दीप्त करने वाले कारण को क्या कहते हैं? तो अस्थायी भाव को जागृत करने वाले या उद्दीप्त करने वाले कारण को विभाव कहते हैं, यानी ऑप्शन हमारा तीसरा सही होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ज्यों ज्यों निहारी नेरे है नैना ही, त्यों त्यों खरी निकरे सब निकाई में कौन सा अलंकार है? तो हमने आपको बताया था कि जब दो शब्द की जब पुनरावृत्ति होती है, ज्यों ज्यों त्यों तो आया है, अतः यहाँ पे हमारा पुनरुक्ति अलंकार होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कौन सा शुद्ध शब्द है? इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो उज्ज्वल में दोनों ज आधा होते हैं, अतः यह अशुद्ध है। दीपक लिखा हुआ है, दीपक होता है, यह गलत है। मूर्ति लिखी है लेकिन शुद्ध रूप क्या होता है? मूर्ति। अतः तीनों जब अशुद्ध हैं तो शुद्ध कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द में उपसर्ग नहीं है। किस एक शब्द में उपसर्ग नहीं है? आपको पता होना चाहिए कि वे शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। इसमें देखिए अति उपसर्ग है, दूसरे अतिक्रमण में अति उपसर्ग है, प्रतिक्षण में प्रति उपसर्ग है, सुगम में सु उपसर्ग है और दर्शन में कोई उपसर्ग नहीं है। अतः चौथा ऑप्शन हमारा बिना उपसर्ग वाला होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो दृश्य काव्य मतलब देखे जाने वाला, तो नाटक को हम लोग देखते हैं और प्रहसन को भी हम लोग देखते हैं, अतः पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। नाटक और कहानी को सुनते हैं तो कहानी हमारा श्रव्य काव्य हो गया, अतः ये गलत है। व्यंग्य सुनते हैं, यह भी हमारा श्रव्य काव्य हो गया, यानी प्रहसन और नाटक को हम देखते हैं, अतः यह दोनों हमारा दृश्य काव्य है। अतः पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक चिन्ह दिया गया है, इस चिन्ह के बारे में पूछा है कि ये कौन सा चिन्ह है। तो ये हम बता दें, पहला ऑप्शन है ये लाघव, दूसरा है पुनराक्ति बोध चिन्ह, तीसरा है आदेश चिन्ह, चौथा है हंस पद। तो इसमें से पुनराक्ति बोध चिन्ह है। जैसे किसी चीज़ को जब बार बार लिखा जाता है, मान लीजिए श्री राम, श्री गोपाल वर्मा,
तो बार बार जब जिस शब्द का पुनरावृत्ति होता है तो हम लोग कामा लगा के उसको प्रदर्शित करते हैं। अतः यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो बी सही होगा, पुनरोक्ति बोध चिन्ह। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, कबीर और जयशंकर प्रसाद। तो इसमें आपको बता दें कि प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। स्वाभिमान और स्वाधीनता का प्रतीक कौन सा है? तो स्वाभिमान और स्वाधीनता का प्रतीक, क्योंकि सिंह ही एक ऐसा जानवर है जो स्वाभिमानी होता है और स्व अधीन माने अपने अधीन में रहता है, किसी के दूसरे के अधीन नहीं रहता है। अतः हमारा सही ऑप्शन होगा सिंह। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अली शब्द के दो अर्थ हैं। अली शब्द के दो अर्थ, अली पहला ऑप्शन है भौरा और सखी, दूसरा ऑप्शन है घाट घर, तीसरा ऑप्शन है जल पानी, तीसरा ऑप्शन है जल पानी और चौथा ऑप्शन है पिता भाई। तो इसमें सही आंसर होगा भौरा और सखी। अली के दो शब्द, अली शब्द के दो अर्थ हैं, पहला भौरा और दूसरा सखी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वह बोलती है वाक्य में क्रिया विशेषण है। पहला ऑप्शन बहुत, दूसरा ऑप्शन वह, तीसरा ऑप्शन बोलती, चौथा ऑप्शन है। तो इसमें क्रिया विशेषण क्या है? तो क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है, अर्थात बहुत, बहुत बोलती है, यानी कि बहुत ही हमारा क्रिया विशेषण होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उज्ज्वल में कौन सी संधि है? तो उत धन ज्वल बराबर होता है उज्ज्वल। तो यहाँ पे हमारा उज्ज्वल पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है व्यंजन संधि, चौथा है विसर्ग संधि। तो सही आंसर होगा हमारा व्यंजन संधि। उज्ज्वल में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। आइए 26 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। छायावादी युग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है श्रीधर पाठक, तीसरा है सुमित्रानंदन पंत और चौथा है रामचंद्र शुक्ल। तो सबसे जो छायावादी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं वो है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी को छायावादी युग का प्रसिद्ध कवि माना जाता है, उनको प्रवर्तक भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। पावक संधि में कौन सी संधि है? पावक शब्द में कौन सी संधि है? पहला ऑप्शन है दीर्घ संधि, दूसरा है वृद्धि संधि, तीसरा है गुण संधि, चौथा है अयादि संधि। तो पौ धन अक बराबर पावक होता है, यह जो है एक अयादि संधि का उदाहरण है, अतः चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सामान्यतया काव्य के भेद बताए गए हैं। सामान्यतया काव्य के दो भेद होते हैं, पहला होता है श्रव्य काव्य, दूसरा होता है दृश्य काव्य। तो काव्य के कितने भेद होते हैं? काव्य के दो भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। प्रसारण का विलोम शब्द है। प्रसारण मतलब होता है फैलना, तो उसका विलोम शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है प्रतिपादन, दूसरा ऑप्शन है आरक्षण, तीसरा ऑप्शन है आकुंचन और चौथा ऑप्शन है सदर्शन। इसमें प्रसारण मतलब फैलाव होता है या फैलना होता है, आकुंचन माने होता है सिकुड़ना। अतः यहाँ पे जो आकुंचन होगा वो प्रसारण का विलोम शब्द होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लोक संस्कृति का जन्म कहाँ हुआ? लोक संस्कृति का जन्म कहाँ हुआ? पहला शहरों में, दूसरा गाँव में, तीसरा कस्बों में, चौथा विद्यालयों में। तो आपको पता होना चाहिए लोक संस्कृति जो है उसका जन्म गाँव में हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कृपाण शब्द कैसा शब्द है? तो आगत शब्द, दूसरा है विदेशज शब्द, तीसरा है तद्भव शब्द, चौथा है तत्सम शब्द। तो कृपाण शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बुद्धि भ्रमित होना का अर्थ क्या होगा? चक्कर में पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, धोखा देना या उल्लू बनाना। आइए एक बार फिर से देखते हैं। बुद्धि भ्रमित होना का मतलब होता है चक्कर में पड़ना। ठीक है, बुद्धि भ्रमित होना मतलब चक्कर में पड़ना। हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिर से बोझ उतारना मुहावरे का अर्थ है। पहला पार्ट है भार टालना, जमीन पर कुछ पटकना,
तीसरा ऑप्शन है बक्सा रखना, चौथा ऑप्शन है बात पक्की होना। जैसे किसी लड़की की अगर शादी तय हो जाती है तो क्या शादी पक्की हो जाती है तो कहा जाता है कि सिर से बोझ उतर गया, यानी कि बात पक्की होना। इसका सही आंसर होगा बात पक्की होना, डी पार्ट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। रूढ़ शब्द है, रूढ़ मतलब होता है जिसको तोड़ा ना जा सके। तो वाचनालय को वाचन प्लस आलय भी डाल, वाचन प्लस आलय इक्वल टू वाचनालय, सम धन तल बराबर समतल हो जाएगा, विद्या धनालय बराबर विद्यालय हो जाएगा, और पशु को नहीं तोड़ा जा सकता, अतः यही रूढ़ शब्द होगा। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया था। जिसने भी पशु को क्लिक किया होगा, पशु को सेलेक्ट किया होगा आंसर के रूप में, उसका 4 नंबर तो ऐसे ही सही हो जाएगा। ठीक है, महोत्सव का संधि विच्छेद। तो महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन उत्सव, माधन उत्सव, महाधन उत्सव। तो तीसरा ऑप्शन जो होगा महाधन उत्सव महोत्सव। यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह जो है बाय मिस्टेक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हट गया है, तो इसका सही ऑप्शन महोत्सव बराबर होता है महाधन उत्सव। ठीक है, और बाकी सारे गलत हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा था। अंबर का विलोम है, पहला ऑप्शन है धरा, दूसरा ऑप्शन है धरती, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी, चौथा ऑप्शन है अवनी। तो अगर इसका अंबर का मतलब निकालेंगे तब तो इसके चारों ऑप्शन आपको सही लगेंगे, लेकिन अंबर का विलोम होता है अवनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे कैसा शब्द है? उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि जब वक्ता बात जो कहता है वो होता है उत्तम पुरुष। तो मुझे यानी ये खुद के बारे में बात कर रहा है, तो ये होगा उत्तम पुरुष। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहिर्मुखी में कौन सा समास है? तो बहिर्मुखी बहिर शब्द एक अव्यय है, अतः यह एक अव्ययी भाव समास होगा। कर्मधारय समास तो बिल्कुल नहीं है। द्वंद्व समास नहीं होता। द्वंद्व समास वे होते हैं जैसे विपरीतार्थक शब्द जो एक दूसरे के साथ लिखे जाते हैं वो द्वंद्व समास होते हैं, जैसे कि अन्न जल, माता पिता, दिन रात। ठीक है, 39 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सूरदास की भाषा कौन सी थी? पहला ऑप्शन ब्रज भाषा, दूसरा अवधी, तीसरा बुंदेलखंडी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन होगा सूरदास की भाषा ब्रज भाषा थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। महाकाव्य में किस चीज़ का वर्णन होता है? तो महाकाव्य में आपको पता होना चाहिए मानव जीवन का वृहत और व्यापक चित्रण होता है। यही ऑप्शन सही है, बाकी सब ऑप्शन गलत है। महाकाव्य में केवल मानव जीवन के वृहत और व्यापक वर्णन किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। भक्ति काल का सबसे लोकप्रिय कवि कौन है? तो भक्ति काल का सबसे लोकप्रिय कवि सूरदास। भक्ति काल के सबसे लोकप्रिय कवि, तो कृष्ण की भक्ति के लिए सबसे ज़्यादा सूरदास ने कविताएं लिखी हैं, तो यहाँ पे सूरदास ही सही आंसर होगा। कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है? तो ये क्वेश्चन मैंने कहा था 2 बार पूछा गया था, तो इसमें आप सही ऑप्शन होगा पशु शब्द रूढ़ शब्द है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको मैं बता दूं एक कविता दी हुई थी, एक पद दिया हुआ था जिसमें जो है हमको बताना था कि कौन सा सही है। दोहा है, सोठा है, रोला है, चौपाई है। तो जब हमने उस पद्य को पढ़ा तो पता क्या चला कि पहले और तीसरे चरण में 13 और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं आ रही थी। अतः जो दिया गया क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो हमारे पास है नहीं, किसी के पास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसा था जिसमें प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं थीं और द्वितीय और चौथे चरण में 11 मात्राएं थीं। अतः जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा सोठा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप लोग उसको ध्यान मत दीजिएगा। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो लड़ाई, पढ़ाई, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं, लेकिन लंबाई जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? तो योजक चिन्ह कहाँ लगता है? 2 विलोम शब्द जो होते हैं जैसे माता पिता, दिन रात, तो योजक चिन्ह का प्रयोग हमेशा विलोम शब्दों के बीच में होता है।
ठीक है। दो विलोम शब्द अगर हैं उनके बीच में हमेशा योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। आप देखे होंगे अन्न जल, माता पिता, ठीक है, दिन रात, ये सब योजक चिन्ह वहीं लगते हैं जहाँ पे विलोम शब्द लिखे जाते हैं एक दूसरे के साथ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अशुभ रंग किस रंग का प्रतीक है? निम्नलिखित में से कौन सा अशुभ रंग का प्रतीक है? तो सबको पता है कि काला रंग जो होता है वो अशुभ रंग होता है। आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। रहीम किसके दरबारी कवि थे? तो आपको पता होना चाहिए, रहीम जो है अकबर के दरबारी कवि थे। इस प्रकार से हमने 47 क्वेश्चन को कर लिया। 2 क्वेश्चन और थे जो विभाव और संचारी भाव की डेफिनेशन थी। इस प्रकार हम पूरे 50 क्वेश्चन को हम लोग कर लिए। और आप लोग अगर हमारी वीडियो को देख रहे हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आगे हम और भी अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकें। आप लोगों से पुनः एक बार करना चाहेंगे कि आप लोग हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहें। धन्यवाद। जय हिंद।